हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो हम राष्ट्रपति का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ ली थी। उसके बाद आज हम राष्ट्रपति की जो हैं विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे, यानी कि जो विधि से रिलेटेड शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गए, वेतन भत्ते हो गए और उनकी क्या शक्तियाँ उसके बारे में बताया था। उनकी शक्तियाँ काफ़ी प्रकार से हैं, जैसे हमारी कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, विधायी शक्तियाँ हो गई, सैन्य शक्तियाँ हो गई, आपातकालीन शक्तियाँ हो गई। ऐसे तमाम प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो पहली वीडियो में मैंने कार्यकारी शक्तियों की बात की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति के जो हैं विधायी शक्तियों की बात करेंगे। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। तो विधायी शक्तियों का मतलब ये हो गया कि जो संसद होती है, पहला पॉइंट है जो संसद होती है, संसद की क्या है, संसद की बैठक बुलाना, संसद की बैठक बुलाना, उसका सत्रावसान करना, सत्रावसान क्या होता है, तो उसको निलंबित करना किसी टाइम के लिए, जिसे मान लीजिए एक दिन के लिए स्थगन काल हो जाता है और अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना। तो ये सब क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद की बैठक बुलाता है और उसको विघटित भी कर सकता है, उसको विघटित करना। और जो लोकसभा है, लोकसभा क्या कर सकता है, लोकसभा का भी ये विघटन कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है और उसका विघटन कर सकता है, और उसकी जो लोकसभा होती है उसका भी विघटन कर सकता है, और किसी भी संसद होती है उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित भी कर सकता है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए उसको बंद भी कर सकता है। तो यह रहा हमारा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है हमारा जो संयुक्त बैठक होती है, वो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो किसके पास होता है, जो संयुक्त बैठक होती है, जब भी संयुक्त बैठक को क्या है, ये बुलाता है। संयुक्त बैठक को बुलाना किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है। ऐसा तब होता है जब हमारा राज्यसभा और लोकसभा किसी भी विधेयक को लेकर के उन पर असहमति होती है, किसी भी प्रकार के विधेयक को लेकर के असहमति होती है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। लेकिन सभी प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मान लीजिए कोई धन विधेयक है तो उसमें संसद में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जब भी संयुक्त बैठक होगी तो उसको जो बुलाता कौन है, तो बुलाता उसको राष्ट्रपति है। और बात करें इसकी अध्यक्षता की, अगर बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता जो करता है वो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाता है। फिर हमारा आता है जब भी कोई लंबित विधेयक होता है तो उसको संसद के पास भी भेज सकता है। लंबित विधेयक जो होता है, लंबित विधेयक को संसद के पास भेजना। कोई भी लंबित विधेयक संसद के पास भेजा जा सकता है। फिर अगला हमारा हो गया लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति भी ये करता है। राज्यसभा में जो हमारे 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं 12, वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। और लोकसभा में जो हमारे 2 सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनको आंग्ल भारतीय सदस्य भी कहा जाता है। ये 2 सदस्य क्या हैं, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में हमारे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में हमारे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कोई भी विधेयक कोई भी जब संसद के द्वारा पास होता है,
संसद के द्वारा पास विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य होता है। जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है संसद से, तो उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। ऐसे भी 3 प्रकार के विधेयक होते हैं कि हमारा साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया। जब भी साधारण विधेयक पारित हो करके संसद के जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होता है वो क्या होता है? सबसे पहले या तो उसको स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है, या तो उसको रोक सकता है, पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं, या तो बिना किसी कार्यवाही के वो पुनः उसको वापस भेज सकता है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन दोबारा जब उसके पास बिना संशोधन या संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर स्वीकृति देना ही अनिवार्य होता है। ये हमारा संसद में केवल राष्ट्रपति को ये वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। लेकिन जब इसी जगह पर राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा जब कोई भी विधेयक पारित होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा जब विधेयक कोई पारित होता है और पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, चाहे वो धन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो। लेकिन जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद उसको अगर जो वापस करता है, वापस करने के बाद पुनः जो है राज्य सरकार विधेयक को भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य सरकार के विधेयक को पूर्णतः खारिज भी कर सकती है या उसको स्वीकार भी कर सकती है। तो ये रहा राष्ट्रपति का जो विधायी शक्तियाँ हैं, उसमें जो संसद के द्वारा जो विधेयक पास होता है और राज्य के द्वारा जो विधेयक पास होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में होता है। फिर हमारा आता है अगर जो कोई CAG हैं, जिसे महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा, UPSC हो गया, इन लोगों का जो प्रतिवेदन होता है, वार्षिक जो रिपोर्ट होता है, वो संसद के पटल पर कौन रखवाने का कार्य करता है? तो संसद के पटल पर रखवाने का कार्य कौन? वो राष्ट्रपति करता है। तो ये रही राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। काफ़ी लंबे समय के बाद ये वीडियो हम राष्ट्रपति का जो चैप्टर चल रहा था उसमें हमने कार्यकारी शक्तियाँ पढ़ ली थी। उसके बाद आज हम राष्ट्रपति की जो हैं विधायी शक्तियाँ पढ़ेंगे, यानी कि जो विधि से रिलेटेड शक्तियाँ होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई है जिसमें मैंने राष्ट्रपति का कार्यकाल हो गए, वेतन भत्ते हो गए और उनकी क्या शक्तियाँ उसके बारे में बताया था। उनकी शक्तियाँ काफ़ी प्रकार से हैं, जैसे हमारी कार्यकारी शक्तियाँ हो गई, विधायी शक्तियाँ हो गई, सैन्य शक्तियाँ हो गई, आपातकालीन शक्तियाँ हो गई। ऐसे तमाम प्रकार की शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। तो पहली वीडियो में मैंने कार्यकारी शक्तियों की बात की थी। आज की इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति की जो हैं विधायी शक्तियों की बात करेंगे। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। तो आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो बात करते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की। तो विधायी शक्तियों का मतलब ये हो गया कि जो संसद होती है, पहला पॉइंट है जो संसद होती है, संसद की क्या है, संसद की बैठक बुलाना, संसद की बैठक बुलाना, उसका सत्रावसान करना, सत्रावसान क्या होता है? तो उसको निलंबित करना किसी टाइम के लिए, जिसे मान लीजिए 1 दिन के लिए स्थगन काल हो जाता है और अनिश्चित काल के लिए स्थगन करना। तो ये सब क्या है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। संसद की बैठक बुलाता है और उसको विघटित भी कर सकता है, उसको विघटित करना।
विघटित करना। और जो लोकसभा है, लोकसभा क्या क्या कर सकता है, लोकसभा का भी ये विघटन कर सकता है। तो पहला पॉइंट ये बताता है कि जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति संसद की बैठक को बुला सकता है और उसका विघटन कर सकता है, और उसकी जो लोकसभा होती है उसका भी विघटन कर सकता है, और किसी भी संसद होती है उसको अनिश्चित काल के लिए निलंबित भी कर सकता है, यानी कि अनिश्चित काल के लिए उसको बंद भी कर सकता है। तो यह रहा हमारा राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों का पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है हमारा जो संयुक्त बैठक होती है, वो संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार जो किसके पास होता है, जो संयुक्त बैठक होती है, जब भी संयुक्त बैठक को क्या ये बुलाता है, संयुक्त बैठक को बुलाना किसका काम है, राष्ट्रपति का काम है। ऐसा तब होता है जब हमारा राज्यसभा और लोकसभा किसी भी विधेयक को लेकर के उन पर असहमति होती है, किसी भी प्रकार के विधेयक को लेकर के असहमति होती है, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है। लेकिन सभी प्रकार के जो विधेयक होते हैं उनमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। मान लीजिए कोई धन विधेयक है तो उसमें संविधान में संसद में जो है संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। जब भी संयुक्त बैठक होगी तो उसको जो बुलाता कौन है, तो बुलाता उसको राष्ट्रपति है। और बात करें इसकी अध्यक्षता की, अगर बात करें इसकी अध्यक्षता की, तो अध्यक्षता जो करता है वो हमारा लोकसभा का अध्यक्ष करता है। लोकसभा का अध्यक्ष क्या करता है, इसकी अध्यक्षता करता है, यानी कि उसको आगे बढ़ाता है। फिर हमारा आता है जब भी कोई लंबित विधेयक होता है तो उसको संसद के पास भी भेज सकता है। लंबित विधेयक जो होता है, लंबित विधेयक वो संसद के पास भेजना, कोई भी लंबित विधेयक संसद के पास भेजा जा सकता है। फिर अगला हमारा हो गया लोकसभा और राज्यसभा जो होती है, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की नियुक्ति भी यही करता है। राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों की नियुक्ति भी ये करता है। राज्यसभा में जो हमारे 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य जो होते हैं 12, वो राष्ट्रपति के द्वारा नामित किए जाते हैं। और लोकसभा में जो हमारे 2 सदस्य होते हैं वो मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनको आंग्ल भारतीय सदस्य भी कहा जाता है। ये 2 सदस्य क्या है, मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यसभा में हमारे 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं और लोकसभा में हमारे 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। कोई भी विधेयक कोई भी जब संसद के द्वारा पास होता है, संसद के द्वारा पास विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति देना अनिवार्य होता है। जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है संसद से, तो उस पर सहमति देना अनिवार्य होता है। ऐसे भी 3 प्रकार के विधेयक होते हैं कि हमारा साधारण विधेयक हो गया, धन विधेयक हो गया, संविधान संशोधन विधेयक हो गया। जब भी साधारण विधेयक पारित हो करके संसद के जो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों से पारित होने के बाद जब राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के पास जो विकल्प होता है वो क्या होता है, सबसे पहले या तो उसको स्वीकृति दे देता है तो अधिनियम बन जाता है, या तो उसको रोक सकता है, पॉकेट वीटो जिसे कहते हैं, या तो बिना किसी कार्यवाही के वो पुनः उसको वापस भेज सकता है कि इसमें कुछ संशोधन की आवश्यकता है। लेकिन दोबारा जब उसके पास बिना संशोधन या संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति के पास फिर से भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर स्वीकृति देना ही अनिवार्य होता है। ये हमारा संसद में केवल राष्ट्रपति को ये वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई है। लेकिन जब इसी जगह पे राज्य विधानमंडल द्वारा कोई विधेयक पारित होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा जब कोई भी विधेयक पारित होता है, राज्य विधानमंडल द्वारा जब विधेयक कोई पारित होता है और पारित होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति उस विधेयक को स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है, चाहे वो धन विधेयक हो या साधारण विधेयक हो। लेकिन जब विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है
उसके बाद उसको अगर जो वापस करता है, वापस करने के बाद पुनः जो है राज्य सरकार विधेयक को भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर स्वीकृति देना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कि राष्ट्रपति क्या होता है, राज्य सरकार के विधेयक को पूर्णतः खारिज भी कर सकती है या उसको स्वीकार भी कर सकती है। तो ये रहा राष्ट्रपति का जो विधायी शक्तियाँ हैं उसमें जो संसद के द्वारा जो विधेयक पास होता है और राज्य के द्वारा जो विधेयक पास होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में होता है। फिर हमारा आता है अगर जो कोई CAG है, जिसे महालेखा नियंत्रक परीक्षक होगा, UPSC हो गया, इन लोगों का जो प्रतिवेदन होता है, वार्षिक जो रिपोर्ट होता है, वो संसद के पटल पर कौन रखवाने का कार्य करता है, तो संसद के पटल पर रखवाने का कार्य कौन, वो राष्ट्रपति करता है। तो ये रही राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।